Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is chemical thermodynamics. This is topic number 3 from 4 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th. इस टॉपिक्स में ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से पहले 2 सब टॉपिक्स आज वाले वीडियो में हम कवर करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। तो हमें समझना होगा कि थर्मोडायनामिक्स बेसिकली है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर, जो हमारा पानी जो हम गर्म करने के बाद वाटर वेपर बनता है, या फिर आइस जो लिक्विड वाटर बन जाता है, या फिर बर्निंग ऑफ कार्बन, यदि हम कार्बन को बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यह सब में कुछ चेंज ऑफ एनर्जी होता है। बेसिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते वक्त, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन में भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते वक्त वहां पे चेंज ऑफ एनर्जी होता है। एक ड्राई सेल जो हमारे घड़ी में और दूसरे चीजों में यूज होता है, उसमें भी केमिकल एनर्जी जो होता है वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेटल्स का होता है, उधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ड्राई सेल हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और इस एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते वक्त वहां पे कुछ जो चेंजेस होने वाले हैं उसको डील करता है थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स एनर्जी की चेंजेस के साथ डील करता है जो फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से कंसर्न्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स मींस ये हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी होने वाले रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस या एनर्जी चेंजेस, वो सब में फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करना मतलब थर्मोडायनामिक्स। तो अब कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं थर्मोडायनामिक्स में? तो कुछ कॉमन टर्म्स हम देखते हैं। तो पहला है सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग होता क्या है? तो सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, जो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, और उस पे एक पिस्टन रखा है। पिस्टन मतलब वो ऐसा चीज जिससे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये पिस्टन रखा हुआ है इस सिलेंडर में, और ये सिलेंडर में भरा गया है गैस। अब इस पिस्टन को हम इस सिलेंडर में जो है प्रेस करके गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, और फिर स्टडी करेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं गैस। तो जो भी पार्ट है यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का जो भी पार्ट है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं गैस को, तो गैस हुआ हमारा सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी है, जैसे सिलेंडर है, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, ये सब, वो रूम है जिस पे सिलेंडर रखा गया, वो टेबल है, वो सब क्या हुआ? हमारा सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बनते हैं हमारा यूनिवर्स। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको ये समझना होगा कि हमारा जो भी यूनिवर्स है, थर्मोडायनेमिक्स जो भी यूनिवर्स है, वो किससे बना हुआ है? सिस्टम से और सराउंडिंग से, दोनों साथ में आके बना है आपका यूनिवर्स। सिस्टम क्या है? सिस्टम कोई ऐसा चीज है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो जिससे भी हम स्टडी कर रहे हैं वो हुआ हमारा सिस्टम। उसके अलावा जो भी है, उसके अलावा जो कुछ भी है अदर देन सिस्टम जो भी कुछ होगा वो होगा हमारा सराउंडिंग, और ये दोनों मिलके बनेगा हमारा यूनिवर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन सिस्टम,
क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज होते हैं। किसके बीच में एक्सचेंज होते हैं? वो एक्सचेंज होते हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे किसके बीच का इंटरैक्शन स्टडी करने वाले हैं? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का इंटरैक्शन। ठीक है, और इस इंटरैक्शन के बेसिस पे ये 3 सिस्टम्स है। तो पहला सिस्टम है ओपन सिस्टम। सपोज आपने चाय बनाई, चाय को सॉसर पे रखा और टेबल पे रख दिया। अब क्या हो रहा है? टाइम के साथ धीरे धीरे आपका चाय ठंडा हो रहा है। ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि सराउंडिंग का जो एनवायरमेंट है वो उसका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इन शॉर्ट, सिस्टम जो था आपका चाय है और सराउंडिंग आपका सराउंडिंग है। अब ये दोनों में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, करेक्ट? इसलिए चाय ठंडा हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, चाय से निकल रहा है वाटर वेपर। वाटर वेपर भी कहां जा रहा है? एनवायरमेंट में, दैट इज सराउंडिंग में। और इसलिए इस सिस्टम से अब मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी, और इसलिए मैं इसे कहूंगी ओपन सिस्टम, जहां मेरा मैटर भी एनर्जी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आपको क्या करना है? वो चाय को सॉसर से ढक देना है। जैसे चाय बना दी और आपके घर में किसी ने कह दिया कि हम थोड़े देर के बाद पियेंगे, तो आप उसे किसी प्लेट से या किसी चीज से ढक देते हो। अब उसमें क्या होता है? उसमें भी चाय ठंडी होने वाली है, कुछ वक्त के बाद चाय ठंडी होगी, मतलब अभी भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपके सिस्टम और आपके सराउंडिंग में। बट क्या वाटर वेपर बाहर जा रहा है? नहीं, वाटर वेपर अब आपके कप के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि वो एक प्लेट से ढका हुआ है। इसलिए मैटर एक्सचेंज हो रहा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। उसे कहेंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम मतलब जहां सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है, ना कि मैटर, तो हो जाता है क्लोज सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपने इस चाय को, इस ढके हुए चाय को एक ऐसे सिस्टम में पैक कर दिया है जहां ना एनर्जी बाहर जाने वाली है ना अंदर आने वाली है, मतलब ना चाय कभी ठंडी होगी, जैसा आपने रखा है उसी टेम्परेचर पर चाय हमेशा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई एनवायरनमेंट नहीं है जो चाय को ठंडा कर सकता है, ना मैटर बाहर जा रहा है। तो उस सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, जहां ना एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है ना मैटर का। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी मैटर दोनों भी एक्सचेंज होता है। क्लोज में एनर्जी एक्सचेंज होता है पर मैटर नहीं। आइसोलेटेड में दोनों भी नहीं एक्सचेंज होता है, जैसे कि आपका थर्मोफ्लास्क, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। आपका कोई भी सिस्टम दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, मतलब आपके सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है उस पे डिसाइड होगा उसका प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो इंडिपेंडेंट होता है आपके अमाउंट ऑफ मैटर पे, मतलब आपके सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है या कितना मटेरियल प्रेजेंट है, उससे उसे उस प्रॉपर्टी को कोई लेना देना नहीं है, वो हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव मतलब जो आपके सिस्टम के अमाउंट, उसमें क्या सब्सटेंस का अमाउंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड कर रहा हो, तो वो हो जाता है आपका एक्सटेंसिव, और उससे इंडिपेंडेंट हो तो इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है मास, क्योंकि ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी जिसको कोई मतलब नहीं है कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है सिस्टम में, वो है प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट। इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है आपके अमाउंट ऑफ मैटर से। तो ये हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या है? सपोज सेम थिंग, आपको क्या करना है, वापस एक ये सिलेंडर लेना है, उसमें गैस रखना है, पिस्टन रखना है और प्रेशर अप्लाई करना है। सपोज इनिशियली स्टार्टिंग के स्टेट में आपका उस सिलेंडर में प्रेशर गैस का है 1 बार, जिसे हम P1 कहेंगे, वॉल्यूम है 1
डेसीमीटर क्यूब जिसे V1 कहेंगे, और टेम्परेचर है 300 केल्विन जिसे हम T1 कहेंगे। ये किसमें हुआ? स्टार्टिंग में। ठीक है, इसे इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम कहेंगे और उसकी ये प्रॉपर्टीज फिक्स है। प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर 300 केल्विन। अब ये प्रॉपर्टीज जो इस सिस्टम को स्टेट करती हैं, जो इस सिस्टम के बारे में बताती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम में उस सिस्टम में क्या टेम्परेचर, क्या वॉल्यूम और क्या प्रेशर प्रेजेंट है, उस तीनों कैरेक्टरिस्टिक उस सिस्टम को भी डिफाइन कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। तो ये इनिशियल स्टेट में हुआ। अब थोड़ी देर बाद मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा रही हूँ। मैं उसे 1 बार से 2 बार कर रही हूँ। वॉल्यूम ने मेरा वॉल्यूम पहले क्या था? 1 डेसीमीटर क्यूब, जिससे मैंने घटा के 0.3 डेसीमीटर क्यूब किया। पहले टेम्परेचर 200 केल्विन, अभी मैंने उसको 300 केल्विन किया। तो मैंने क्या किया है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कुछ चेंज कर दिया और ये फाइनल स्टेट हो गया मेरा सिस्टम का, जो इनिशियल स्टेट से डिफरेंट है। तो अ चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑफ सिस्टम ब्रिंग्स द चेंज इन स्टेट। तो पहले मेरा स्टेट क्या था? इनिशियल स्टेट क्या था मेरे सिस्टम का? P1, V1, T1 और N, मतलब मैटर का अमाउंट सेम था। तो पहले प्रेशर था P1, V1, T1। थोड़ी देर वो उस समय का, उस पर्टिकुलर टाइम का वो स्टेट फंक्शन था। थोड़ी देर बाद मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम घटा दिया, तो वो हो गया मेरा थोड़ी देर के बाद का फाइनल स्टेट। अब वो है मेरा सिस्टम का स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब मेरा क्या हो रहा है? प्रेशर पहले था 1 बार, अब 2 बार है। अब मैंने प्रेशर 1 बार से 2 बार लाया कि 5 बार से 2 बार लाया, कि वॉल्यूम को 1 डेसीमीटर क्यूब से 0.5 डेसीमीटर क्यूब किया, कि 0.1 से 0.5 किया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे इस सिस्टम का इस टाइम पे क्या है, ये तीनों का रीडिंग, बस उसी से फर्क पड़ता है। वो कैसे आया, क्यों आया, कब आया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको याद रखना होगा कि ये प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम पे, एंड वो इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ से। उनको वो पाथ से कोई मतलब नहीं है कि वो टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, कब चेंज, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि अभी उसमें क्या टेम्परेचर है, अभी उसमें क्या प्रेशर है, और उसे हम कहेंगे स्टेट फंक्शन, जिनको किसी पाथ से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन आप समझ गए होंगे कि पाथ से मतलब है, जैसे 1 डेसीमीटर क्यूब से प्रेशर, वॉल्यूम 0.5 डेसीमीटर क्यूब तक कैसे पहुंचा, अब उस पाथ को उनको समझना है, तो हो गया पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन का एग्जांपल है वर्क एंड हीट। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों हुए स्टेट फंक्शन। आपको याद रखना होगा, ये दो फंक्शंस होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है, एक पाथ फंक्शन होता है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों भी आते हैं स्टेट फंक्शन में। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि उनमें चेंजेस क्यों हुए, कब हुए, कैसे हुए, बस अभी क्या है, बस। पाथ फंक्शन मतलब हमें डिपेंड करना होता है उनमें कि वो कैसे चेंज हुए, कब चेंज हुए, क्यों चेंज हुए, तो वो हुआ पाथ फंक्शन। तो वो हुआ वर्क या फिर हीट। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाता है जब उसका स्टेट फंक्शन टाइम के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, कब उसे कहा जाएगा? कोई भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा? जब टाइम के साथ उसका स्टेट फंक्शन नहीं बदलेगा। तो सपोज वापस में वही एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ये सिलेंडर है और मेरे पास पिस्टन है, और मैं अभी इसमें पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, और इधर गैस फिल किया हुआ है, और मैं इस पिस्टन में अभी कोई मूवमेंट नहीं कर रही हूँ। तो इस केस में मेरा टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। तो ये क्या हुआ? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। टाइम कितना भी पास हो जाए, 4 दिन, 5 दिन, 4 महीने, बट टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि मेरे पिस्टन में कोई मोशन नहीं हो रहा। बट अब मैं क्या कर रही हूँ? पिस्टन को धीरे 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 उठा रही हूँ, ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेते जाऊंगी, टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, प्रेशर भी धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, वॉल्यूम भी धीरे धीरे चेंज होता रहेगा।
और इस टाइम पीरियड को मैं कहूंगी मेरा सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब वो बहुत सारे वेरिएशंस टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में दिखा रहा है। तो कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम मतलब उसका स्टेट फंक्शन टाइम के साथ नहीं बदलेगा। बट जैसे जैसे मैं पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाऊंगी, थोड़ा सा उठा तो टेम्परेचर बढ़ा, फिर थोड़ा सा और उठा, बढ़ता गया, क्योंकि मैं धीरे धीरे उठाते जा रही हूँ तो वेरिएशन दिखाता जा रहा है। और जैसे जैसे वेरिएशन दिखा रहा है अपने स्टेट फंक्शन में, टाइम के साथ, हर सेकंड के साथ उसमें चेंज हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, आपका सिस्टम जो है, आपका सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बट एक टाइम आएगा जहां मैं पिस्टन को स्टॉप कर दूंगी उसका मूवमेंट वापस। भले ही अब उसका टेम्परेचर T2 हो गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तीनों भी चीज चेंज हो गए, बट अब पिस्टन मूव नहीं कर रहा है। और नहीं मूव करने की वजह से ये तीनों चीज वापस टाइम के साथ सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, वापस चेंज नहीं होंगे। तो वापस सिस्टम सेकेंड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो पहले एक इक्विलिब्रियम स्टेट में था, फिर मेरे मूवमेंट किया, उससे नॉन इक्विलिब्रियम हुआ, और फिर वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा स्टेट है? जहां स्टेट फंक्शंस की वैल्यूज टाइम के साथ चेंज नहीं होते। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड इट्स टाइम। तो आपका ट्रांजिशन जब भी होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में, जैसे अभी हमने देखा T1 P1 V1 चेंज हो गए T2 P2 V2 में। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जो भी चेंज होने का ट्रांजिशन है उसे हम कहेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब समझ आइए, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स हीट, मतलब सेम हीट। मतलब पूरे प्रोसेस में आपके 3 स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। पूरे प्रोसेस में आपका टेम्परेचर सिस्टम का सेम रहेगा और चेंज क्या होगा? प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो उसे कहेंगे हम आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर से प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर सिस्टम का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इस सिस्टम में आपका हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ नहीं जाता, मतलब फ्लो होता है, और सराउंडिंग से टेम्परेचर सिस्टम की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग में भी फ्लो होता है, सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो होता है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर ऑफ इंटरनल एनर्जी U also remains constant। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T और डेल्टा U दोनों भी 0 है, मतलब दोनों में भी चेंज नहीं होता, दोनों भी कांस्टेंट है। नेक्स्ट है आइसोबारिक। आइसो मतलब वापस सेम, बारिक मींस प्रेशर। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में अब क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर और वॉल्यूम अब चेंज होगा। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यहाँ जो लैब में केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं ओपन कंटेनर में, मतलब ऐसे कंटेनर में जिस पे ढक्कन नहीं रखा जाता, उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रिएक्शन होता रहता है। उस कंडीशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होता रहता है, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, दैट इज डेल्टा P इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आइसोचोरिक। आइसो मीन्स सेम, चोरिक मीन्स वॉल्यूम। तो अब ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है उसे कहेंगे आइसोचोरिक प्रोसेस। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो क्लोज कंटेनर में किया जा रहा है, क्लोज कंटेनर में करने की वजह से वॉल्यूम सेम रह रहा है, क्योंकि मास बाहर सराउंडिंग में सिस्टम से एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो मैटर नहीं एक्सचेंज हो रहा है, उसकी वजह से वॉल्यूम सेम रहेगा, पर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा। उसे कहेंगे आइसोचोरिक प्रोसेस, जहां डेल्टा V 0 है। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जहां एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग स्टॉप कर दिया जाता है। तो जहां पे मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन समझिए जहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसे हम कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, जहां Q इज इक्वल टू 0। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे सिस्टम में किया जाता है जहां वो सिस्टम कंप्लीटली इंसुलेटेड हो, जैसे थर्मोफ्लास्क में। ठीक है, फिर यदि उस इंसुलेटेड सिस्टम में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, तो हीट जो रिलीज होता है वो टेम्परेचर आपके सिस्टम का बढ़ाता है, मतलब सिस्टम में खुद में टेम्परेचर की चेंजेस होने वाले हैं, बट
वो टेम्परेचर के चेंजेस वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो सपोज आपको मैंने एक बहुत बड़ा क्लोज रूम दे दिया है, वो आपका इंसुलेटेड रूम है, अब उसमें आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन सपोज एक्सोथर्मिक है, मतलब वो हीट बाहर देगा, तो उस क्लोज रूम में ही हीट रह जाएगा, वो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को एक्सचेंज नहीं करेगा। या फिर एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन, मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उस रूम का टेम्परेचर गिरने लगेगा क्योंकि रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट वो बाहर का सराउंडिंग उसको कुछ नहीं करेगा। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि बाहर का जो सराउंडिंग है टेम्परेचर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सिस्टम को फर्क पड़ता है क्योंकि उनमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, और इसके वजह से वहां इंक्रीज या डिक्रीज इंटरनल एनर्जी में नहीं हो पाता, उसे हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। वापस आप वही कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक सिलेंडर है और उस पे एक मूवेबल पिस्टल है और उस सिलेंडर की पिस्टल के नीचे गैस है। अब आप एक एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल उसको आउटर सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं जो गैस के प्रेशर पी को इक्वल है, ठीक है। तो गैस का प्रेशर क्या है, पी। अब आप पी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं जहां पे पी एक्सटर्नल को इक्वल है, तो क्या लगता है आपको, गैस कंप्रेस होगा क्या एक्सपांड? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर का बाहर का प्रेशर इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ना ही एक्सपांड होगा गैस, ना ही कंप्रेस होगा। अब नेक्स्ट केस में क्या करूंगी, मैं पी एक्सटर्नल को कम कर दूंगी इनफाइनाइट स्मेल अमाउंट से, मतलब बहुत छोटे अमाउंट से मैं पी एक्सटर्नल को कम कर रही हूं। किससे? पी से, जो गैस का प्रेशर है। इससे क्या होगा, पिस्टन धीरे 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 गैस को एक्सपांड करने लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ऊपर का अप्लाई प्रेशर जो है वो कम कर रहे हो, ऊपर का अप्लाइड प्रेशर कम कर रहे हो तो गैस का प्रेशर बढ़ रहा है, तो गैस ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, जिससे पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और गैस एक्सपांड हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड केस में अब मैं क्या कर रही हूँ, पी एक्सटर्नल है उसको बढ़ा रही हूँ, थोड़े से अमाउंट से पी से बढ़ा रही हूँ, मतलब ऊपर का प्रेशर अब गैस के प्रेशर से ज्यादा है, तो अब क्या होगा, गैस दबने लगेगा, मतलब वहां पे होगा कंप्रेशन ऑफ गैस। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम उसके सराउंडिंग के साथ थोड़े से अमाउंट से चेंज किया जा सकता है और थोड़े से अमाउंट से वापस उसको वैसे ही ला दिया जा सकता है, उसे मतलब लेके जाके रिवर्स किया जा सकता है, उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले मैंने क्या किया था, पी एक्सटर्नल को घटा दिया जिससे पी बढ़ गया और गैस एक्सपांड हो गया, फिर थोड़ी देर बाद उसी पी एक्सटर्नल को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिससे पी एक्सटर्नल पी से बढ़ गया और वो गैस जितना एक्सपांड हुआ था उसको वापस उधर लाया, मतलब प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स। तो इस प्रोसेस जो रिवर्स हो रहा है उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो मेन रोल प्ले करता है वो प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई करने वाले हैं वो जो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का कुछ खास बातें आपको याद रखना होगा। पहला, जो ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस है, ड्राइविंग फोर्स मतलब P, अपोजिंग फोर्स मतलब P एक्सटर्नल, दोनों में बहुत थोड़ा अमाउंट का ही डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा, प्रोसेस जो भी आपने कर लिया है, गैस एक्सपांड किया है या फिर कंप्रेस किया है, वो दोनों प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है बस थोड़े से चेंजेस के साथ। रिवर्सिबल प्रोसेस फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है इनफाइनाइटली स्लोली टू टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। और सबसे लास्ट, हर स्टेप के एंड में सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा उसके सराउंडिंग के साथ। तो ये खास बातें हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपके पास कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप askyadout04@gmail.com पे मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। और इसके अलावा भी आपको कंफर्टेबल ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और जाने से पहले, with the new day comes new strength and new thoughts. That's all for today. Thank you. Stay tuned.